सैंपल के रूप में चुने जाने का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट स्वतंत्र। समग्र की सभी इकाइयां एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। इससे अभिप्राय है कि किसी एक इकाई का सैंपल के रूप में शामिल होना दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यानी ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन और जो है एग्रीगेट और जो है इंडिपेंडेंट, वो सब स्वतंत्र होनी चाहिए। एक का दूसरे पर चुना जाने का डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है सजातीयता। ऑल द यूनिट्स ऑफ ए ग्रुप आर होमोजीनियस। सब जो है सजातीय का मतलब है सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, और उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए, अर्थात विशेषताएं उनकी एक जैसी होनी चाहिए। और लास्ट है एक्यूरेसी, एडुकेसी, यानी पर्याप्तता। प्रतिदर्श के रूप में यानी सैंपल के रूप में चुनी जाने वाली सभी यूनिट जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, इकाइयों की जो संख्या है वो पर्याप्त होनी चाहिए, तभी विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आप देखते हैं कि भाई इलेक्शन का जो एग्जिट पोल होता है या अनुमान होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो 130 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी केवल 500 लोगों के आधार पर कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई ये पार्टी सत्ता में आएगी, तो वहां रिजल्ट गलत हो सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सैंपल की विधियां। तो बेटा सैंपल की 6 विधियां होती हैं, ध्यान करना। और पहली विधि है हमारा यादृच्छिक प्रतिदर्श, यानी रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? तो देखिए रैंडम सैंपलिंग वो मेथड है जिसके अंतर्गत यानी जो एग्रीगेट है, टोटल है, उसकी ईच आइटम्स के सैंपल के रूप में चुने जाने के इक्वल चांसेस होते हैं। रैंडम सैंपलिंग इज दैट मेथड इन विच ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन सैंपल। ठीक है, इन द सैंपल। यानी कैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 बच्चे हैं, आप उनमें से मॉनिटर चूज करना चाहते हैं, सबके चांसेस बराबर हैं, आप सबके नाम की पर्ची बनाकर एक डब्बे में डाल देते हैं और किसी अननोन पर्सन से या अनपार्शियल, जो भेदभावपूर्ण ना हो, जो पार्शियलिटी ना करे, ऐसे व्यक्ति से एक पर्ची निकालने को कहते हैं। तो आप कोई और मेथड यूज नहीं कर रहे बल्कि रैंडम सैंपल मेथड यूज कर रहे हैं। अब इसमें किसी के भी नाम की पर्ची आ सकती है, तो इक्वल चांसेस है सबके लिए। ठीक है नहीं? इसके बाद इस विधि में प्रत्येक इकाई के सैंपल के रूप में शामिल होने की समान संभावना होती है, क्योंकि इकाइयों का चुनाव आकस्मिक यानी रैंडमली किया जाता है। प्रतिदर्श में कौन कौन सी इकाइयां होंगी और कौन सी नहीं, इस बात का निर्णय अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा से नहीं करता। इकाइयां चुनने का काम पूर्ण रूप से अवसर यानी चांस पर छोड़ दिया जाता है। यह विधि वहां अधिक उपयुक्त है जहां कुल की जो प्रत्येक इकाइयां हैं वो इक्वल हो, होमोजीनियस हो। यह विधि पक्षपात रहित और कम खर्चीली होती है। और रैंडम सैंपलिंग के अनुसार प्रतिदर्श की मुख्य विधियां निम्न है। समझ में आ गया होगा? तो इसमें भी 2 विधियां होती हैं। एक होती है लॉटरी विधि, जो अभी हमने आपको बताई। लॉटरी विधि, लॉटरी मेथड में क्या है? इस मेथड में जो टोटल से रिलेटेड इकाइयों की पर्चियां बना ली जाती हैं और एक निष्पक्ष व्यक्ति या इन्वेस्टिगेटर से, ठीक है, स्वयं जो है इन्वेस्टिगेटर स्वयं जो है वो आंखें बंद करके उन पर्चियों में से एक पर्ची का चुनाव करता है या उतनी पर्चियां निकाल देता है जितनी इकाइयां प्रतिदर्श के रूप में शामिल होनी होती हैं। मान लो कि कोई मैनेजमेंट कमेटी बनानी है 5 लोगों, अब 200 लोगों में से 5 सिलेक्ट करने, तो 5 की पर्ची भी निकाल दी जा सकती है। जितने सैंपल हमें चाहिए उतने हम सैंपल निकाल सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, तो पहले नंबर पर जो निकलेगी वो फर्स्ट है, सेकंड पर जो निकलेगी सेकंड है, थर्ड पर जो निकलेगी थर्ड है, और हर एक के चांसेस बराबर होते हैं। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड है यादृच्छिक संख्याओं की तालिका, यानी टेबल ऑफ रैंडम नंबर। एक विद्वान हुए टिप्पेट नाम,
उन्होंने यादृच्छिक टेबल यानी रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत सैंपल सिलेक्ट करने के लिए टिप्पेट टेबल का प्रयोग किया। टिप्पेट टेबल के अंतर्गत उन्होंने 41,000 यानी 41,600 नंबर लिए। ठीक है, इन नंबरों को उन्होंने 4 डेयरियों में 4 ग्रुपों में इक्वल बांट लिया। तो 41,600 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तो 10,400 एक ग्रुप में, यानी 4 डेयरियां बना ली 10,400। और उसमें से आवश्यक जो सैंपल थे उन्होंने वो छांट लिए। हर एक में से मान लो 4 निकालने हैं तो चारों में से एक एक पर्ची निकाल ली, 8 निकालने हैं तो चारों में से 2-2 पर्ची निकाल ली। ठीक है, इस प्रकार से सभी मदों को क्रमबद्ध लिखा जाता है। फिर ये जो संख्याएं होती हैं इनको क्रमबद्ध यानी सीरीज वाइज लिखा जाता है, 1 2 3 4। इसके बाद जो टिप्पेट तालिका की सहायता से जितने प्रतिदर्श यानी सैंपल चाहिए उनके अनुसार संख्याओं का चुनाव कर लिया जाता है। अब इस विधि के कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। इस विधि के गुण क्या है जी? इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती है, क्योंकि किसी को नहीं पता किसका नाम आ जाए। जो टोटल है उसकी प्रत्येक आइटम का चुनाव होने का समान अवसर होता है, कोई भी चुना जा सकता है। प्रतिदर्श की शुद्धता का अनुमान लगाया जा सकता है और यह एक सरल विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता के समय और मेहनत की बचत होती है। इसके कुछ दोष भी हैं। यह प्रतिदर्श का यदि प्रतिदर्श का आकार छोटा है यानी जिसमें सैंपल चुने जाने हैं वो छोटा है तो इस विधि द्वारा सांख्यिकी समूह का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। दूसरा, यदि स्टैटिक्स जो ग्रुप है उसमें कुछ इकाइयाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका सैंपल में शामिल होना जरूरी है तो यह विधि उपयुक्त नहीं होगी। ठीक है, मान लो एक कक्षा में आपके बच्चा एक बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसको भी सैंपल में होना जो शामिल होना जरूरी है, तो हो सकता है वो उसके सिलेक्ट ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये विधि बेकार है। तो ये आपका 3rd चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था बेटा। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।